हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी के टॉपिक ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा चैप्टर कंप्लीटली इसमें मैं कवर कर दूंगा। छोटा सा ही चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी आपको क्वेरी या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप कभी भी बना सकते हो। आप एक हफ्ते बाद भी बना सकते हो, आप आफ्टर अ मंथ बना सकते हो, ईयर के बाद बना सकते हो, हर क्वार्टर के बाद बना सकते हो। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स कि कहीं हमने एडिशन में गलती तो नहीं कर दी है, या सब्ट्रैक्शन में गलती तो नहीं कर दी है, या डेबिट का जो अकाउंट है वो कहीं क्रेडिट में तो नहीं लिख दिया है, या क्रेडिट का डेबिट में तो नहीं लिख दिया है, टोटलिंग तो कहीं गलत नहीं कर दी थी। तो ये सब चेक करने के लिए, गलतियाँ पहचानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। याद रखिए, ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्पफुल है। लेजर पोस्टिंग के बाद की स्टेज है और फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको काम आता है। फाइनल अकाउंट्स आप इसी बेसिस पे बनाते हैं। इसका जो फॉर्मेट है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें डेबिट होनी है और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होनी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ये है: ट्रायल बैलेंस, एज, एट, और जो भी डेट हो, और यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आपको केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट डेबिट होंगे और कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो देखिए, जितने भी असेट्स हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें आपको डेबिट करना है। जितनी भी लायबिलिटी हैं, जिसमें चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो या इंटरनल लायबिलिटी, मतलब कैपिटल हो, या कोई भी रेवेन्यू हो, या प्रॉफिट हो, या गेन हो, इनकम, तो ये सब क्रेडिट होती हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को आपको डेबिट करना है और कौन सी चीज़ों को आपको क्रेडिट करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का, उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक, और ये आपका असेट है इसलिए इसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और वो दी हुई है आपको 20,000। फिर दिया है परचेसेस। परचेसेस आपका नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आते हैं। तो इसकी अमाउंट दी है 85,000, इसे डेबिट में ही रखना। LF का कॉलम खाली छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और इसकी अमाउंट आपको 5,000 दी हुई है। फिर है सेल्स। सेल्स आपका रेवेन्यू है, और जैसा कि मैंने बताया कि रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं, तो सेल्स को आपको क्रेडिट करना है और इसकी अमाउंट आपको दी हुई है 1,60,000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जर्नल एंट्री जब आपने की है तो उस टाइम पे परचेज रिटर्न क्रेडिट ही किया है, सेल्स रिटर्न आपने डेबिट ही किया है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और इसकी अमाउंट 6,200 दी हुई है। एक बात और याद रखिएगा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न। ये लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जा रहा है वापस। और सेल्स रिटर्न में इसको कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड।
कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बता दीजिए कि जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है रेंट। रेंट आपका एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो आप इसकी अमाउंट दी हुई है 1200। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज भी आपका एक्सपेंस है और इसकी अमाउंट आपको दी हुई है 5700, ये भी डेबिट होगा। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस है और इसकी अमाउंट 880 दी हुई है, ये भी डेबिट होगा, एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव, आपको कमीशन मिल रही है या आपकी इनकम है तो ये होगा क्रेडिट, इसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखी। नेक्स्ट है डिस्काउंट और आपको उसके बगल में क्रेडिट भी लिखा हुआ है, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे 710। अगर डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है तो क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट डेबिट लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे। और अगर कुछ मेंशन नहीं है कि डिस्काउंट डेबिट है कि क्रेडिट है तो आप उसे डेबिट वाला ही मानिएगा। जैसे रेंट बोला है, रेंट स्पेसिफाई नहीं है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो आपको उसे डेबिट का मानना है। सैलरी मिली है कि हमने दी है, तो इसे आपको डेबिट का मानना है कि हमने दी है। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है 710, क्रेडिट में लिखेंगे। फर्नीचर, ये आपकी असेट है और असेट डेबिट होते हैं, 6000 डेबिट में। मशीनरी, ये भी आपकी असेट है और असेट डेबिट होते हैं तो ये भी डेबिट में ही आएंगे। फिर है डेटर्स। डेटर्स आपके असेट हैं, ये भी आएंगे डेबिट में। याद रखिए, बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि डेटर्स का दूसरा नाम बुक डेप्ट भी होता है। अगर बुक डेप्ट दिया होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या है, बैड डेप्ट का कहीं दूसरा नाम तो नहीं है। नहीं, डेटर्स का दूसरा नाम है बुक डेप्ट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो इसे क्रेडिट में लिखा है। बिल रिसीवेबल, ये आपके असेट होते हैं, 4600 है, इसे असेट में डेबिट में लिखेंगे। बिल पेबल, ये आपकी लायबिलिटी होती है, आपको पे करना है, तो ये आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में कैश है वो भी आपकी असेट है, तो इसे भी आपको डेबिट ही करना है, आपकी असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप उससे एक्सेस अमाउंट भी विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी अमाउंट आपको दी है बैंक ओवरड्राफ्ट की 10,000, जो आपकी लायबिलिटी है, बैंक को आपको वापस करने हैं ये एक टाइम बाद। इस पे जो इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो 1800 डेबिट किया। कैपिटल, जो आपकी इंटरनल लायबिलिटी है उसे आप क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। ड्राइंग, अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो ड्राइंग डेबिट होगा। ड्राइंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जस्ट उल्टा बिहेवियर है कैपिटल के, तो इसे आप डेबिट करेंगे 7800। जीएसटी दो तरीके की हो सकती है, इनपुट या आउटपुट, तो जितने भी इनपुट जीएसटी हैं उसे डेबिट करना है और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करना है। तो इनपुट सीजीएसटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000, इसे डेबिट किया। इनपुट एसजीएसटी दिया हुआ है 5000, इसे भी डेबिट किया। आउटपुट सीजीएसटी दिया हुआ है 8000, इसे क्रेडिट किया। इनपुट सीजीएसटी को डेबिट कीजिए, आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कीजिए। आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया 8000 से। अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है, तो दोनों साइड का टोटल ये आ रहा है 2,58,400। दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, आप काउंट कर लीजिएगा, दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं भी कुछ एरर नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि भले ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच हो गई है
बट हो सकता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हों जो यहाँ पे वो 100%ली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, फिर भी कुछ एक्सटेंट तक ही बता देता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड अगर टोटल इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभार सब कुछ सही है बट या हमने सब कुछ चेक कर लिया है कि कुछ गलती भी नहीं है, तब भी यहाँ पे दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जहाँ कम आएगा वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट खोल के उस डिफरेंस अमाउंट को वहाँ पे लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते हैं, बट अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और कोई भी जो आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।